आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमिंथीज। हेलमिंथीज का आर्थिक महत्व। हेलमिंथीज जो जंतु हैं वो क्या है कि ये प्लेटी हेलमिंथीज और निमेटोडा या निमेट हेलमिंथीज संघों के अंतर्गत आने वाले जंतु होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। सामान्यतः ये विभिन्न ये जो वर्म हैं ये मनुष्य की आहार नाल या रुधिर के एंडोपैरासाइट होते हैं और डिजीज उत्पन्न करते हैं। इसके द्वारा अनेक डिजीज आएंगे और उन्हें हेलमिंथियासिस कहेंगे। तो ये इनकी 3 श्रेणियां हैं। पहली जो श्रेणी है वो निमेटोडियासिस है, जो निमेटोडा द्वारा होंगे। जैसे बात करें एस्केरियासिस, एनसाइक्लोस्टोमियासिस। दूसरे जो श्रेणी है वो है ट्रिमेटोडियासिस। ये ट्रिमेटोडा द्वारा डिजीज होंगी, जैसे फेसियोलेप्सियासिस, क्लोनोरकियासिस। तीसरा आता है सिस्टोडियासिस। ये सिस्टोडा द्वारा होंगे, जैसे टीनियासिस डिजीज़ है। तो हमें ये विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहला आता है अपना निमेटोडियासिस से, मतलब निमेटोडा के जो जंतु हैं उनके द्वारा होगी। तो पहला डिजीज़ है एस्केरियासिस में। ये होगी किससे? ये एक गोलकृमि है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, और उस एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस द्वारा ये रोग होगा। ये एक केंचुए से मिलता जुलता है ये रोग, और सामान्यतः बच्चों में मिलने वाला कृमि है। इसके जो लार्वा हैं वो लार्वा के द्वारा ये सामान्यतः संक्रमण बच्चों में होता है। दूषित मिट्टी में खेलने वाले बच्चे हैं, उनके अंडे जो इस एस्केरिस के अंडे हैं वो हाथ से मुख में स्थानांतरित हो जाते हैं, और वहाँ आंत में अंडों से फिर जुवेनाइल या जो लार्वा निकलता है, और फिर उसका परिवर्धन प्रारंभ होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं लार्वा द्वारा आंत व फेफड़े की भित्ति को भेदने के कारण रक्तस्राव होता है, और रक्तस्राव होने से क्या होता है कि रक्त की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, और संक्रमित बालक में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और प्रोटीन है वो वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो इसलिए उसकी वृद्धि है वो रुक जाती है। इसका सामान्यतः अपन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसके लिए चिनोपोडियम का तेल या फिर टेट्रामिसोल वगैरह देते हैं। बचाव के लिए क्या करेंगे कि हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फल और सब्जियों को धोकर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा जो है डिजीज़ वो है एनक्लोस्टोमियासिस। ये इसका रोग कारक कौन है? एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। ये जो है ये हुकवर्म है एक तरह का, तो इसके द्वारा ये रोग होगा। रोगजनकता में देखें तो इस परजीवी का संक्रमण त्वचा द्वारा होगा, और त्वचा के द्वारा ये अंदर प्रवेश करने से क्या होता है, वहाँ खुजली होती है और वहाँ फफोले पे बन जाते हैं तथा वहाँ घाव हो जाते हैं। और संक्रमणकारी जब लार्वा है, जब ये फेफड़ों में पहुँच जाता है तो फेफड़ों से संबंधित डिजीज़ हैं वो उत्पन्न हो जाती है। इससे ब्रोंकाइल न्यूमोनिया है, तो न्यूमोनिया हो गया। तीसरा आता है एंटेरोबाइसिस। इसका रोग कारक है एंटेरोबाइस वर्मिकुलेरिस, या इसे कहते हैं पिन वर्म या सीट वर्म कहते हैं। ये इसकी जो रोगजनकता है वो किस कारण से होती है कि ये एक तो ये सामान्यतः बच्चों में ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो वर्म है ये छोटा छोटा सफ़ेद होता है और बड़ी आंत के ऊपरी भाग में ये रहते हैं। इनकी जो फीमेल है वो बड़ी आंत और जो रेक्टम है उसके बाहर आकर जो एनस है उसके आसपास त्वचा के वलनों में वहाँ अंडे देती है, जिससे इस भाग में बेहद
खुजली होती है। और जब एनएच के आसपास खुजाया जाता है तो वहाँ की त्वचा पर जो अंडे लगे हुए हैं वो आसानी से हाथों की अंगुली या नाखूनों में लग जाते हैं और फिर भोजन के साथ निगल लिए जाते हैं, जिससे ये क्या आमाशय में पहुँच जाते हैं बच्चों के, और फिर वहाँ कृमियों का परिवर्धन होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि गुदा के चारों ओर तीव्र खुजली होगी, भूख कम लगेगी, नींद है वो बार बार नींद का टूटना होगा, दस्त होगा, चिड़चिड़ापन होगा आदि हो जाते हैं। तो इसके लिए निदान जो इसका डायग्नोसिस करते हैं वो मल का परीक्षण किया जाता है और उपचार के लिए मेबेंडाजोल की जो गोलियां हैं वो खिलाई जाती हैं। अगला है फिलियरियासिस या एलिफेंटियासिस। ये वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई द्वारा होता है। ये सामान्यतः फाइलेरिया वर्म जिसको बोलते हैं उसके द्वारा होता है। ये छोटे छोटे जो वर्म हैं वो जो लसिका तंत्र है और संयोजीयुक्त कनेक्टिव टिश्यू हैं वहाँ रहते हैं और रात में परिवहन करते हुए रुधिर में भी पाए जाते हैं। और इनका जो संक्रमण होगा वो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होगा। तो जब संक्रमण अधिक हो जाए, अधिक संक्रमण होने पर ये क्या होते हैं, जीव हैं ये लसिका ग्रंथियों लिम्फ ग्लैंड हैं वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं और लसिका वाहिनियाँ हैं उनको अवरुद्ध कर देते हैं। और लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध कर देते हैं तो फिर वहाँ सूजन हो जाती है, जिससे अपन कहते हैं कि फील पाँव रोग हो जाता है। इस रोग में लसिका अंगों में इकट्ठा होगा और वो अंग सूज जाएगा और उसे कहेंगे हम लिम्फेडेमा। इसके उपचार के लिए हेटेराजोन, एंटीमनी और आर्सेनिक के यौगिक काम में लेते हैं। बचाव है कि क्यूलेक्स मच्छरों से अपन बचें, तो क्यूलेक्स मच्छरों से बचाव करना चाहिए। पांचवा आता है ड्रेकनकुलस या गिनिया वर्म। ये ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस द्वारा होता है। रोग जनकता देखें तो इसकी अंडे युक्त मादा भ्रूण को जल में मुक्त करने के लिए मनुष्य की त्वचा से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो उस स्थान पर खुजली व जलन होती है। इसी जगह मादा कर्मी द्वारा स्रावित विषैले पदार्थ के कारण त्वचा पर फफोला बन जाता है। इसके फूटने पर मध्य में एक छिद्र हो जाता है और जिससे जो मादा है उसका अग्रभाग है वो बाहर निकलता है और जिससे दर्द होता है। उपचार के लिए इस कृमि को धीरे धीरे शल्य क्रिया से बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल और थायोबेंडाजोल काम में लेते हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना चाहिए और जिससे क्या होगा कि जल में इसका जो मध्यस्थ होस्ट है साइक्लोप्स वो नष्ट हो जाए। अगला आता है अपना केलाबार स्वेलिंग। ये लोआ द्वारा, और ये अफ्रीका में मनुष्यों के अंतःत्वचीय ऊतकों का परजीवी है। सामान्यतः है आँख के अंदर ये पाया जाता है। इसके आँखों में जो ऊतक हैं वहाँ रेंगने से तीव्र खुजली होगी और सूजन होती है। दूसरे जो आते हैं अपने ट्रिमेटोडियासिस है, जो ट्रिमेटोडा द्वारा होते हैं। उसमें पहला जो रोग है वो है ओपिस्थोरकिस या क्लेनोरकियासिस। ये ओपिस्थोरकिस या क्लेनोरकिस साइनेंसिस द्वारा होता है। ये कृमि कहाँ रहता है कि ये जो पित्त वाहिनियाँ या बाइल डक्ट है वहाँ रहता है, जिससे डक्ट की भित्तियाँ मोटी हो जाती हैं और वहाँ जो सीरोसिस उत्पन्न हो जाता है। इससे अंत में फिर मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए जेनशियन वायलेट या क्लोरोक्विन जो मेडिसिन है वो दी जाती है। दूसरी डिजीज आती है फेसियोलोप्सियासिस। ये रोग फेसियोलोप्सिस फ्यूली बोर्नी द्वारा होता है। ये जो वर्म है ये आंत्र के अस्तर को काटने का कार्य करता है और आंत्र का अस्तर कट जाता है, जिससे रक्तस्राव और पीड़ा होती है और डायरिया व उल्टी होती है। तीसरा आता है सिस्टोसोमियासिस। ये ब्लड फ्लू या रक्त जो कृमि है उसके द्वारा होता है।
और इसकी वैसे तो तीन जातियां हैं शिस्टोसोमा की। तो ये जो तीनों जातियां हैं ये रुधिर जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर रहती हैं। तो इससे इस क्या अस्थमा और हेपेटाइटिस जो रोग हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। इससे अस्थमा और हेपेटाइटिस रोग उत्पन्न। अगला जो आता है पैरागोनिमियासिस, ये होता है पैरागोनियम वेस्टरमैनाई, या इसे कहते हैं लंग फ्लूक द्वारा। इससे लंग्स के अंदर डिजीज होगी तो दीर्घकालिक खांसी होती है। अधिक संक्रमण होने पर प्लूरिशी जो लंग्स की बीमारी है वो बुखार है, दर्द आदि होते हैं। तीसरे जो हैं वो हैं सिस्टोडियासिस। तो ये सिस्टोडा है तो ये टेप वर्म द्वारा या फीताकृमि द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसमें सामान्यतः 2 रोग माने जाते हैं। पहला आता है टीनियसिस। ये रोग टीनिया की 2 स्पीसीज, एक टीनिया सोलियम है जो पोर्क टेपवर्म कहलाती है, दूसरी टीनिया सेजिनेटा जिसे बीफ टेपवर्म या गोमांस फीताकृमि कहते हैं। तो ये जो है रोग, ये वेस्क टीनिया के संक्रमण से जो होगा उसे टीनियसिस, और सिस्टिसर्कस जो लार्वा है उसके संक्रमण से होगा तो इसे सिस्टिसर्कोसिस रोग कहेंगे। मनुष्य में जो संदूषित हाथों के द्वारा टीनिया के अंडे शरीर के भीतर पहुंचते हैं और संक्रमण करते हैं। ये अंडे फिर सिस्टिसर्कस लार्वा में बदल जाते हैं और मनुष्य की ऐच्छिक पेशियों, लीवर, ब्रेन आदि में पहुंचकर वहां परेशानी पैदा करते हैं। ब्रेन में ऊतकों के नष्ट होने से, ऊतक क्षय होने से मिर्गी जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसके उपचार व बचाव के लिए मेपाक्राइन, डाइक्लोरोफेन, योमेसेन आदि इस्तेमाल की जाती है। बचाव के लिए क्या करते हैं कि कच्चा और अधपक्का जो मांस है, चाहे सूअर का या गाय का है, वो अधपक्का मांस नहीं खाना चाहिए। और संक्रमित व्यक्ति का जो मल है उसको नष्ट करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी जो सिस्टोडा से होने वाली जो बीमारी है वो हाइडेटिड डिजीज। ये हाइडेटिड वर्म या इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस द्वारा होती है। इस जो कृमि का मुख्य परपोषी है वो कुत्ता होता है और उसके आंत में ये अंडे देते हैं जो मल के साथ बाहर आ जाते हैं और फिर ओन्कोस्फियर लार्वा जो है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। और जब ये किसी कारण से गंदे पानी के द्वारा जब मनुष्यों के अंदर ले लिए जाते हैं तो फिर ये ऊतकों के अंदर सूजन पैदा करते हैं। तो इस प्रकार की जो बीमारी है उसे हाइडेटिड डिजीज़ कहा जाता है। तो ये सारे जो हेलमिंथीज हैं वो सामान्यतया रोग पैदा करने वाले ही जंतु होते हैं। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के रोग मनुष्य के अंदर हेलमिंथीज द्वारा होते हैं। धन्यवाद।